हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जॉर्ज बर्नार्ड शो। ये मॉडर्न एज के बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट कहे जाते हैं। इनका जन्म 26 जुलाई 1856 में हुआ था और इनकी डेथ 2 नवंबर 1950 में हुई थी। इनकी बायोग्राफिकल ओवरव्यू की बात करें तो ये एक आयरिश प्लेराइट, क्रिटिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में 60 से ज़्यादा प्ले लिखे हैं। अगर इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो 1925 में इन्हें अपने एक वर्क सेंट जॉन के लिए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। उसके बाद इन्हें अकेडमी अवार्ड मिला। अकेडमी अवार्ड को ही ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं एंड ये अवार्ड इन्हें 1938 में मिला अपने ही एक वर्क पिग्मैलियन के स्क्रीन प्ले को लिखने के लिए। पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात करें तो इन्होंने ज्वाइन की थी ग्रेजुअलिस्ट फेबियन सोसाइटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी एमिंग टू एडवांस प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी ग्रेजुअली रिलेटेड टू रेडिकलिज्म। ये समाजवाद को लाने के पक्ष में थे लेकिन शांतिपूर्वक। उस टाइम में आयरलैंड में 2 टाइप की पार्टीज थी, अ लेफ्ट विंग एंड अ राइट विंग। लेकिन हमारे जीबीसो फेवर में थे लेफ्ट विंग लिबरल ट्रेडिशनल पार्टी के। एंड इंटरेस्टिंगली उस टाइम के टायरेंट रूलर्स मोसोलिनी एंड स्टालिन के पक्ष में जीबीसो थे। स्टेट ऑनर्स की बात करें तो 1946 में उस स्टेट का ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट को इन्होंने डिनाई कर दिया था, लेने से इनकार कर दिया था। इनकी अर्ली ईयर्स एंड इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो इनका जन्म डबलिन इन आयरलैंड में हुआ था एंड इन्होंने मैरिज की थी चार्लोट फ्रांसिस फाइनी टाउनसेंड से 1898 में। ये भी एक फेबियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लेडी थी। इन्होंने अर्ली टाइम में अपने स्कूल को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया था क्लर्क बनने के लिए। एंड इनको रीडिंग एंड राइटिंग का इतना शौक था कि एक ब्रिटिश म्यूजियम में इन्होंने रीडर्स पास लिया एंड उस पास के द्वारा ये ब्रिटिश म्यूजियम के रीडिंग रूम में घंटों तक बैठकर रीडिंग एंड राइटिंग किया करते थे। फेमस राइटर्स के वर्क को स्टडी करना इनकी एक तरह से हॉबी बन चुका था। इन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट इन राइटिंग में एक ड्रामा से स्टार्ट किया एंड 1878 में एक ड्रामा लिखना शुरू किया जो एक ब्लैंक वर्स सटारिकल पीस था, लेकिन इवेंचुअली उसको अनफिनिश्ड ही छोड़ दिया बीच में। फर्स्ट कंप्लीट नॉवल इसके 1 साल बाद 1879 में इन्होंने एक नॉवल लिखने की स्टार्टिंग की एंड उसको कंप्लीट भी किया। उसका नाम था इमैच्योरिटी। लेकिन इसका सब्जेक्ट इतना इट वॉज टू ग्रीम टू अपील टू पब्लिशर्स कि वो पब्लिशर्स को अपील ही नहीं कर पाया एंड ये नॉवल 1930s तक भी पब्लिश नहीं हुई थी। यह एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क थी। एक समय में जीबीसो को स्मॉल पॉक्स हो गया था एंड ये उससे इतना सफर किया इन्होंने कि इनके फेस पे फेशियल स्कार्स हो गए थे एंड उनको हाइड करने के लिए ही हैज टू ग्रो आइकॉनिक बियर्ड। जो इन्होंने बियर्ड ग्रो की वह उस टाइम पे क्या बन चुकी थी, आइकॉनिक बियर्ड ऑफ जीबीसो। इनके प्लेज में इतना ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर होता था कि एक बार किंग एडवर्ड 7 इनका कोई प्ले वॉच कर रहे थे एंड उनको इतनी हंसी आई दैट ही लाफ्ड सो हार्ड व्हाइल वॉचिंग अ प्ले दैट ही ब्रोक हिज चेयर। की कॉन्सेप्ट्स एंड फिलॉसफी की बात करें तो इन्होंने एक आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था दैट इज लाइफ फोर्स। ये एक ड्राइव होती है दैट पुशेस ह्यूमन काइंड टुवर्ड्स इट्स अल्टीमेट इवोल्यूशन। इसके पीछे का बिलीव था कि हाईली इंटेलिजेंट पीपल शुड मैरी ईच अदर टू प्रोड्यूस इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। जीबीसो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे नॉर्वेजियन प्लेराइट हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन को पायनियर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कहा जाता है एंड ये जाने जाते हैं अपने रियलिज्म सोशल प्लेस के लिए। इन्होंने अर्ली नॉवेल्स एंड प्रोज की बात करें तो 5 अर्ली नॉवेल्स लिखी थी, बट ये 5 की 5 नॉवल अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल प्रूव हुई थी। सबसे फर्स्ट थी इमैच्योरिटी 1879,
सेकंड द इरेशनल नॉट 1880, एक क्रिटिक थी उस टाइम की कॉन्वेंशनल मैरिज के ऊपर। थर्ड थी लव अमंग द आर्टिस्ट 1888। फोर्थ कैशल बायरन्स प्रोफेशन। एंड फिफ्थ वन इज द एडवेंचर्स ऑफ द ब्लैक गर्ल इन हर सर्च फॉर गॉड 1932। ये एक नोवेला थी। 5 नॉवेल्स के बाद अब प्लेज की बात करते हैं। मेजर थिएट्रिकल वर्क्स। प्लेज अनप्लीजेंट, पहले कौन से प्ले आते हैं? अनप्लीजेंट। एंड इनमें 3 प्लेज को कैटेगराइज किया गया है। नंबर फर्स्ट इज विडोवर्स हाउसेस, सेकंड इज द फिलांडरर, थर्ड इज मिसिस वॉरेन्स प्रोफेशन। नोट, ये सब प्ले इंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं लिखे गए हैं, बट टू रेज अवेयरनेस को रेज करने के लिए अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स जो उस टाइम में सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी, एक्सप्लॉयटेशन, लेबरिंग क्लास की प्रॉब्लम से रिलेटेड ये प्लेस लिखे गए थे। एंड इन प्लेस के थ्रू हम कह सकते हैं कि जीबी सो इन प्लेस के लिए हाईली इन्फ्लुएंस्ड है हेनरिक इब्सन से। इसके बाद बहुत ही फेमस प्ले आया आर्म्स एंड द मैन 1894। ये कॉमेडी प्ले था एंड इसका टाइटल लिया गया है वर्जिल्स के एक प्ले एनीड की ओपनिंग लाइन से। इसमें राइना पैटकोस नाम का मेन कैरेक्टर है एंड सी इज ए गर्ल। एंड सेंट्रल थीम उस टाइम पे ग्लोरिफिकेशन एंड रोमांटिसाइजेशन ऑफ वॉर जैसी जो है बातें चल रही थी, लेकिन इसमें जीबी सो ने रियलिटी ऑफ वॉर को दिखाया है कि हाउ फ्यूटाइल द वॉर इज। देर इज नथिंग रोमांटिसाइजेशन टाइप ऑफ थिंग इन वॉर। नेक्स्ट है यू नेवर कैन टेल जो 1897 में आया एंड इट इज ए 4 एक्ट कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसमें मिसिस क्लैंडन एंड उनके 3 चिल्ड्रन हैं एंड दे ऑर्गेनाइज अ डिनर पार्टी फॉर एन अननोन फादर। Ultimately, it come to be in the end of the play that the one to whom they consider as an unnamed father is their real father. वो लास्ट में इनके ही रियल फादर प्रूव होते हैं। इसमें एक वेटर का भी जिक्र है जिसका नाम है वॉल्टर, लेकिन उसको विलियम कहा जाता है क्योंकि वो काफी हद तक विलियम शेक्सपियर से मिलता जुलता है एंड फ्रीक्वेंटली बार बार वो एक ही फ्रेज यूज करता है एंड दैट इज यू नेवर कैन टेल, यू नेवर कैन टेल। नेक्स्ट है द डेविल्स डिसाइपल। ये भी 1897 में आया था एंड इसमें एक कैरेक्टर है रिचर्ड डडजियन एंड वो इसमें अपने आप को कहता है that I am the devil's disciple and I don't have the soft corner, I don't have the soft feeling for anything. At the end of the play, Richard Dudgeon sacrificed himself in a Christ-like gesture. इस प्ले को कैटेगराइज किया गया है 3 plays for Puritans में। नेक्स्ट है सीजर एंड क्लियोपेट्रा 1898। ये जीबी सो की इमेजिनेशन स्किल को दिखाता है एंड ये एक हिस्टोरिकल प्ले है जिसमें जीबी सो ने फिक्टिशियस रिलेशनशिप दिखाया गया है बिटवीन सीजर एंड क्लियोपेट्रा की। इसको भी 3 प्लेस फॉर प्यूरिटन्स में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले दैट इज कैंडिडा जो कि 1898 में आया था एंड ये एक कॉमेडी है जो रिवॉल्व्स करती है अराउंड क्लर्गीमैन जेम्स मोरेल, उसकी वाइफ कैंडिडा एंड एक पोइट है यूजीन मार्चबैंक्स के नाम से। इसमें यूजीन मार्चबैंक ट्राइज टू वू कैंडिडा, ही फॉल इन लव विद कैंडिडा एंड इनके रिलेशनशिप को दिखाया गया है एंड इट इज अबाउट द रियलिटी ऑफ मैरिज, इट इज अबाउट द रियलिटी ऑफ सोसाइटी, हाउ सोसाइटी ट्रीट ए वुमेन, उस चीज को इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट मैन एंड सुपरमैन, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्ले एंड इट केम इन 1903। ये एक 4 एक्ट ड्रामा है एंड बेस्ड है डॉन जुआन मिथ के ऊपर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले एवर रिटन बाय जीबी सो ने इसमें जो ट्रेडिशनल थीम थी उसको रिवर्स कर दिया। ट्रेडिशनल थीम के अकॉर्डिंग डॉन जुआन एक वुमेनाइजर था एंड ही ट्राई टू सिड्यूस द वुमेन, ही ट्राइज टू परसुएड देम, लेकिन इसमें दिखाया गया है जॉन टैनर जो डॉन जुआन के ऊपर बेस्ड एक कैरेक्टर है। कहीं कहीं पर इसको जैक टैनर
के नाम से भी इस प्ले में पुकारा जाता है। एंड दैट पर्सन ट्राइज टू वार्ड ऑफ द एडवांसेस ऑफ सेड्यूसर एंड वाइटफील्ड। इसमें एक लेडी को दिखाया गया है एंड हु ट्राइज टू मेक bad attempt on John Tanner or try to seduce him. Next important thing about this play is थर्ड एक्ट। इस प्ले के थर्ड एक्ट को कहा जाता है डॉन जुआन इन हेल, जिसमें एक ड्रीम सीन का जिक्र किया गया है एंड ये क्वेश्चन बना था यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले इज पिग्मलियन 1912। यह जो नाम है पिग्मलियन, इट इज नेम्ड आफ्टर ए ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर। एक ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर था पिग्मलियन एंड ही वाज ए स्कल्पचर। उसने एक स्कल्पचर बनाई, एक प्रतिमा बनाई of a lady, and it was so beautiful that he instantly fall in love with that sculpture and he wants to marry her and he always with her, वह हमेशा उसके साथ रहता था। and when God sees this, जब God ने इस सब चीज़ को, इस situation को देखा and God was very impressed by his dedication, that's why God ने उस sculpture में प्राण डाल दिए and it was immediately transform into a fair lady। एक fair lady में वो convert हो गई and it became the happy ending according to the Greek mythological figure of that particular story। बट इसमें दिखाया गया है एलिजा डूलिटिल एक लोअर क्लास लेडी है एंड ए प्रोफेसर है हेनरी हिगिंस। एंड हेनरी हिगिंस एलिजा डूलिटिल को अपने अकॉर्डिंग हाई सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हाउ टू वे, how to speak and how to interact to the society and how to behave in the society, इन सभी manners को सिखाता है। and he was so proud in that thing कि वो किसी भी व्यक्ति को सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा प्राउड ही था एंड वो ऐसा कई हद तक करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। एट द एंड ऑफ द प्ले एलिजा डूलिटिल फाइंड्स हरसेल्फ दैट शी इज टोटली ट्रांसफॉर्म इनटू ए हाईली स्टैंडर्ड लेडी फ्रॉम द लेडी हु इज़ वेरी who belongs to a lower class family and who does not know how to pronounce even a word of a language of English language also। इस प्ले को लेटर अडेप्ट किया गया इनटू द फेमस म्यूजिकल नेम्ड माय फेयर लेडी। इसमें एक फ्रेज आती है माय फेयर लेडी के नाम से। नेक्स्ट प्ले इज हार्ट ब्रेक हाउस दैट केम in 1919 and इसका subtitle that is also important as well as the importance of the title also, and the subtitle is A Fantasia in the Russian Manner on English Themes। ये इनका पहला पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्क है एंड इट वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ रशियन राइटर एंटन चेकोव। जिस स्टाइल में एंटन चेकोव लिखते थे वो एक रशियन राइटर थे, सेम उसी स्टाइल को कॉपी करके जीबी सो ने हार्ट ब्रेक हाउस लिखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है बैक टू मैथुसेलेहा एंड इसको डिस्क्राइब किया गया है इट इज़ एज अ मेटा बायोलॉजिकल पेंटेट्यूक एंड ये एक सीरीज है 5 प्लेज की जिसकी स्टार्टिंग होती है 4004 BC से एंड इट वाज एट इन द एंड ऑफ इन 31,940 AD एंड कोर आइडिया है humans need thousands of years of life to correct their mistakes and realize where they went wrong। इसमें दिखाया गया है एक तो ये सबसे लंबा प्ले है इनका जिसमें सबसे लंबे लाइफ स्पैन को दिखाया गया है 4004 से 31,940 AD तक जो दिखाया गया है इट कवर्स ए बिग लाइफ स्पैन। एंड सेकेंड जो इसका कोर आइडिया है कि ह्यूमंस को टाइम लग जाता है, ज़रूरत है 1000 ईयर्स की अपनी मिस्टेक को एडमिट करने में, उसको करेक्ट करने में एंड ये रियलाइज़ करने में कि वो कहाँ पर रॉन्ग थे। बिकॉज इट इज़ ह्यूमन नेचर दैट वी आर वेरी एडमेंट एंड वी वर सपोज दैट वी वर राइट इन एवरी सिचुएशन बिकॉज वी डो नॉट वॉन्ट टू डिनाई। हम डिनाई ही नहीं करना चाहते कि हम कहीं पर गलत भी हैं। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए, उस ह्यूमन नेचर को दिखाने के लिए जीबी सो ने इस प्ले को लिखा था। इसमें फीचर किया गया है एक प्रीफेस को जिसका नाम है द इनफाइडल हाफ सेंचुरी।
नेक्स्ट वर्क है सेंट जॉन. इट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले एंड इट केम इन 1923. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस प्ले दैट इट इज रिटर्न फॉर हर वाइफ नेम चार्लोट फ्रांसिस. अपनी वाइफ को के इन्फ्लुएंस में इन्होंने ये प्ले लिखा था. इसका फोकस है 15th सेंचुरी फ्रेंच मिलिट्री फिगर जॉन ऑफ आर्क. जॉन ऑफ आर्क एक लेडी थी, सेंट जॉन, एंड इट बेस्ड ऑन अ फोल्कलोर पे ये बेस्ड है, एक स्टोरी है इससे रिलेटेड, उस पे बेस्ड ये एक वर्क कहा जाता है. एंड इस वर्क को डिस्क्राइब किया गया है अ ट्रेजेडी विदाउट विलन्स. एक ट्रेजेडी है जिसमें कोई विलन ही नहीं है. एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड सोज ओनली ट्रेजेडी. सिर्फ सो की ओनली ट्रेजेडीज को कहा जाता है क्योंकि इससे पहले जो भी हम वर्क पढ़ रहे थे वो सारे क्या थे, कॉमेडी थे. की लाइन है इस प्ले की, सी इज इंस्पायर्ड बट डायबोलिकली इंस्पायर्ड. अदर नोटेबल वर्क्स एंड फ्रेगमेंट्स की बात करें तो द मैन ऑफ डेस्टिनी 1897 में, ये एक शॉर्ट प्ले है अबाउट ए लेडी. एक लेडी जो आउटविटिंग कर देती है नेपोलियन द ग्रेट लीडर को. आउटविटिंग मतलब उसको हरा देती है. नेक्स्ट है द एडमिरेबल बैसविले 1901. एक ब्लैंक वर्स ड्रामेटाइजेशन है. सो ने एक नॉवल लिखी थी कैशल बायरन्स प्रोफेशन, उसको ड्रामा की फॉर्म में लिख दिया. एंड फोकस करती है इंपीरियल रिलेशनशिप के बारे में बिटवीन ब्रिटेन एंड अफ्रीका. नेक्स्ट है मेजर बारबरा that came in 1905 and it is also an important play. Next one is the Dark Lady of Sonnets that came in 1910. एक short comedy है where Shakespeare intends to meet the Dark Lady but accidentally meets Queen Elizabeth first and persuade her to create a national theatre. जिसमें शो ने डिपिक्ट किया है कि शेक्सपियर मिलना तो चाहते थे डार्क लेडी से, बट अचानक एक्सीडेंटली वो किससे मिल जाते हैं, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से. फिर क्वीन एलिजाबेथ को परसुएड करते हैं, राजी करते हैं कि वो एक नेशनल थिएटर ओपन करें. इट इज रिटन एट ए पार्ट ऑफ ए कैंपेन फॉर ए शेक्सपियर नेशनल थिएटर. एक कैंपेन चलाया था जीबी शो एंड हिज पीयर ग्रुप, उसके पीयर ग्रुप ने मिलके. एंड यह कैंपेन था शेक्सपियर नेशनल थिएटर के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड. एंड उसी कैंपेन से रिलेटेड उन्होंने ये वर्क लिख दिया. द एप्पल कार्ट, जिसका सबटाइटल है अ पॉलिटिकल एक्स्ट्रावेगेंजा. जितने इम्पोर्टेंट ये इन प्लेस के टाइटल होते हैं उतने ही इम्पोर्टेंट इनके क्या होते हैं, सबटाइटल. तो इनके सबटाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है दैट यू हैव टू लर्न द सबटाइटल एज वेल एज द टाइटल ऑल्सो. नेक्स्ट है सेम्बलेन रीफिनिश्ड दैट केम इन 1937. इट इज अ सटायरिकल प्ले, अ फ्रेगमेंट, जहां पर शो राइट करता है एक न्यू फाइनल एक्ट. ठीक है, एक नया एक्ट, फाइनल एक्ट बनाता है शेक्सपियर के सैम्बलेन का और एक अलग ही एंडिंग देने की इस प्ले को कोशिश करता है. नेक्स्ट है बियॉन्ड बिलियंस दैट केम इन 1948 एंड ये प्ले उन्होंने 92 की एज में लिखा था. एंड सबटाइटल ऑफ दिस प्ले इज अ कॉमेडी ऑफ नो मैनर्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस प्ले दैट दिस वाज हिज लास्ट फुल लेंथ प्ले. नेक्स्ट है सेक्स वर्सेस शो दैट केम इन 1949 एंड इट इज ए पपेट प्ले, कठपुतली प्ले है, जिसमें फीचर किया गया है एक डिबेट बिटवीन शेक्सपियर एंड शो. एंड ओवर किसके बारे में है ये डिबेट, हु इज द बेटर राइटर, कि इन दोनों में से बेटर राइटर कौन है. नेक्स्ट वन इज कैप्टन ब्रेसबाउंड्स कॉन्वर्जन. इनके तो सिर्फ आप नाम याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि प्ले का नाम दे देंगे एंड ये किसने लिखा है. अब एक कैटेगराइजेशन लर्न कर लेते हैं. हमने ऊपर बात की थी प्लेस अनप्लीजेंट के बारे में, जो सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखे गए प्ले थे. लेकिन उनके बाद इन्होंने 3 प्ले लिखे थे जो प्लेस प्लीजेंट थे, जो कि कॉमेडीज थी. नंबर फर्स्ट इज आर्म्स एंड द मैन, सेकंड इज कैंडिडा एंड थर्ड इज यू नेवर कैन टेल. इनको क्या कहा जाता है, प्लेस प्लीजेंट के नाम से जाना जाता है. इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक अदर प्ले का नाम दे देंगे और ये पूछेंगे इनमें से कौन सा प्लेस प्लीजेंट नहीं है. तो जो इन तीनों के अलावा होगा दैट वन इज द प्लेस, that one is not in the category of plays pleasant. Next है 3 plays for Puritans. क्यों इन्होंने 3 प्ले लिखे थे प्यूरिटन्स के लिए, जिनमें से 2 का जिक्र तो आ चुका था और तीसरा क्या है, कैप्टन ब्रेसबाउंड्स कन्वर्जन. फर्स्ट आ गया था द डेविल्स डिसाइपल, सेकंड सीजर एंड क्लियोपेट्रा एंड जो ये थर्ड है कैप्टन ब्रेसबाउंड्स कन्वर्जन. ये तीनों प्ले क्या है, प्यूरिटन्स के लिए लिखे गए प्ले हैं. एंड दैट्स इट फॉर टुडे.
एंड इस वीडियो में मैंने जीवी शो से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट वर्क्स, कौन सा टाइटल कहाँ से लिया गया है, सब टाइटल एज वेल एज सारी चीज़ों को कवर कर लिया गया है। एंड ये वीडियो ही आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इनफ रहेगी। एंड दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।